न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, अमेरिका ने रूस पर किया नए प्रतिबंधों का ऐलान। रूस से तेल की आयात पर प्रतिबंध। बाइडेन ने कहा रूस से तेल गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका में महंगा हो सकता है तेल गैस। बाइडेन ने कहा कई देश अभी ये कदम नहीं उठा सकते, इससे रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। रूस को जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने कहा रूस के बैंकों को वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया। कई कंपनियों ने रूस में काम सस्पेंड किया। तो अमेरिका में भी महंगा होगा। हालांकि तेल डीजल, यूक्रेन के हालात जिस तरह से बना दिए हैं रूस ने, वो काफी चिंताजनक। लेकिन बाइडेन बोले कि पुतिन कभी भी यूक्रेन नहीं जीत पाएंगे, और ऐसे में यूक्रेन नहीं अगर जीत पाए पुतिन तो और भी ज्यादा बौखलाएंगे। यूक्रेन और रूस की लड़ाई 14 दिनों से जारी है। भीषण गोलाबारी, बारूद और इन सब की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। युद्ध रोकने की सारी कोशिश नाकाम होती जा रही है। दोनों देशों के बीच 3 दौर की बातचीत हो गई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। कई राष्ट्राध्यक्षों ने सुलह की कोशिश तो की, लेकिन राह वहां पर नहीं निकली। युद्ध से हो रही तबाही के बीच बदस्तूर वहां कर तस्वीरें जो बयां करती हैं। ऐसे में सभी की नजर 10 मार्च को होने वाली बैठक पर अब टिकी है। रिपोर्ट आप देखिए। युद्ध के 13वें दिन भीषण बमबारी। मिकलोव में रूस ने क्रूज मिसाइल दागी। एक और ऑयल डिपो को बनाया निशाना। रिहायशी इमारत को रॉकेट से उड़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसी बीच सोमवार को बेलारूस में दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। न युद्ध विराम की घोषणा हुई और न ही सीज फायर के संकेत मिले। 13 दिनों में भीषण जंग के बीच रूस और यूक्रेन एक बार फिर बेलारूस में बातचीत की मेज पर आए, लेकिन जिसका अंदेशा था वही हुआ। शांति वार्ता विफल रही। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत से अब तक कब कब हुई बातें, ये बता दें। 28 फरवरी पहले दौर की वार्ता बेनतीजा। 30 मार्च दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा। 7 मार्च तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा। रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई तीसरे दौर की वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर, विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको, उप रक्षा मंत्री एलेक्जेंडर फोमेन, बेलारूस में रूसी राजदूत बोरिस ग्रिजलोव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के राज्य ड्यूमा समिति के अध्यक्ष लियोनिड स्टाल्स्की ने किया। वहीं यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल में यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार मिखाइल पोडोलिक, यूक्रेनी सांसद में सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के प्रमुख डेविड अरखामिया, रक्षा मंत्री ओलेक्सी रिजनिकोव और अन्य यूक्रेनी राजनेता शामिल रहे। एक तरफ जहां बातचीत का ये दौर बेनतीजा रहा, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने इसे सकारात्मक परिणाम बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यकाल के सलाहकार मिखाइल पोदेल की वार्ता में यूक्रेनी पक्ष का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। मानवीय गलियारा बनाने के संबंध में बातें आगे बढ़ी। सुरक्षा गारंटी पर चर्चा किए जाने के साथ ही कुछ बुनियादी राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। तो इनिशियली जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है बड़ी टफ है। जो रशिया ने डिमांड किया था 3rd राउंड में, वो तो कोई भी बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि जो है यूक्रेन जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करे, बदली करे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें का है कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर ले कि क्रिमिया उसका हिस्सा होगा। दूसरा वो कहता है डोनेट्स का हिस्सा और लुगान्स्क उनको इंडिपेंडेंट कंट्रीज की मान्यता दे दे। और तीसरा कि वो लिखित रूप में कह दे कि उसकी कंट्री हमेशा हमेशा के लिए न्यूट्रल होगी। और यूक्रेन ने ये उसकी मांगे जो है हर प्रकार से ठुकरा दी है। हालांकि रूस ने बातचीत को उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाला बताया। 3rd राउंड फेल होने के बाद ज़ेलेंस्की एक बार फिर सामने आए और युद्ध में अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप की गुहार लगाई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारा समर्थन करें, और न केवल शब्दों के साथ बल्कि ठोस और सीधे कदमों के साथ। मुझे लगता है कि हम जीतेंगे।
रूसी हमले में यूक्रेन तबाह बर्बाद हो रहा है। लगातार 13 दिनों से रूस की घातक मिसाइलें, रॉकेट्स और फाइटर जेट्स यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन में इसी तबाही बर्बादी को रोकने के लिए दुनिया भर में मंथन चल रहा है। और तो और रूस और यूक्रेन चौथी बार भी बातचीत करने वाले हैं। ये वार्ता तुर्की में 10 मार्च को रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच होगी। युद्ध के 13वें दिन भी रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ा नरम भी नजर आ रहे हैं। रूस की युद्ध स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। माना जा रहा है कि ये पुतिन मोदी की दोस्ती का इफेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सोमवार को फोन पर करीब 50 मिनट बातचीत की थी। वार्ता के दौरान मोदी ने पुतिन को ज़ेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने की सलाह दी थी। मोदी पुतिन की बातचीत के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव, सैन्य ऑपरेशन खत्म करने का संकेत दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रखी हैं। यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करना होगा, संविधान में बदलाव करेगा, तटस्थ देश बनेगा, यूक्रेन क्रिमिया को रूस का हिस्सा मानेगा, लुहांस्क डोनेट्स्क को अलग देश स्वीकार करेगा। मोदी ही नहीं, दुनिया के अन्य नेता भी युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं। मोदी से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पुतिन से वार्ता कर चुके हैं। लेकिन मोदी से बातचीत के बाद रूस ने जिस तरीके से रुख दिखाया है, वैसा पिछले 13 दिनों में अब तक देखने को नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में तबाही का तांडव लगातार जारी है। इंसानियत जार जार हो रही है। यूक्रेन में कई देशों के नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं और भारत भी उसमें से एक है। भारतीयों के फंसे होने पर दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। भारतीयों को ह्यूमन शील्ड बनाने तक का आरोप लगाया गया। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे करीब 700 भारतीयों को निकाला जा चुका है। बड़ी मुश्किल से यह संभव हो सका। सुमी के वॉर जोन में फंसे हमारे भाई बहनों को निकालना बड़ी कवायद है। लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ सवाल भी खड़े करना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन में भारत का सच्चा दोस्त आखिर कौन है? एक दुश्मन की तरह कौन हमारे देश के भाई बहनों को यूक्रेन से निकालने से रोक रहा है? कौन है जो वॉर जोन में फंसे लोगों के खिलाफ खौफनाक साजिश ये रच रहा है? रिपोर्ट आप देखिए। रूस यूक्रेन में भारतीयों का दुश्मन कौन? भारतीयों को मानवशील बना रहा कौन? ह्यूमन शील्ड की खौफनाक फील्डिंग किसकी? रूस और यूक्रेन के बीच 13 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन के आसमान पर गरजती रूसी मिसाइलों से दुनिया सहमी हुई है। रूस के बम और बारूद यूक्रेन पर मौत बरसा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कदम पीछे खींचने को राजी नहीं। तबाही की इन तस्वीरों के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। रूस ने यूक्रेन पर भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रूस ने कहा, यूक्रेनी सेना ने खार्किव में मौजूदा भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है और उन्हें मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना भारतीयों को रूस जाने से रोक रही है। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप नहीं लगाया है। इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के दौरान इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन लगातार हो रहे रूसी हमले में विदेशियों की मौत के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन के खार्किव को हमले में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के खार्किव को हमले में भारी नुकसान हुआ है और काफी लोगों की जान भी चली गई है। यूक्रेन के विदेशी मामलों के मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट पर रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है, रूस ने मरियापोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। आईसीआरसी मध्यस्थता के साथ समझौते के बावजूद वह लोगों को शहर छोड़ने से रोक रहा है।
यूक्रेन का रवैया बिल्कुल ठीक ठाक है। ये केवल और केवल रशिया की चाल है। रशिया ने जो अपने 4 सिटीज़ में सीज़ फायर किया है, कहा है कि वहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं उनके साथ में सिविलियंस भी हैं, दूसरे देश के जाकर के, और यूक्रेनियंस भी हैं, वो केवल और केवल बेलारूस के थ्रू आएंगे और उनको रशिया ले जाया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूक्रेन के लोग भी रशिया जाएंगे, जो एक दुश्मन कंट्री है। तो इसको निगाह में रखते हुए यूक्रेन ने उनका ये फैसला है उसको रद्द कर दिया कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जो पहले जा रहे थे पोलैंड में या हंगरी में या स्लोवाकिया में, वो उनको मंजूर है, लेकिन बेलारूस के माध्यम से रशिया में उनको भेजने के लिए राजी नहीं है। खार्किव में रूस की तरफ से जोरदार हमला हो रहा है। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और गोलाबारी चल रही है। गोलाबारी की घटना में खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात कर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। भारत सरकार का कहना है यूक्रेन के कई शहरों में अभी भी कुछ भारतीयों के फंसे होने की खबर है। भारत सरकार की ओर से अपील भी की गई है कि खार्किव में मौजूद सभी भारतीय छात्र फौरन वहां से निकल जाएं और किसी भी तरह यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पहुंच जाएं। उधर यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। खास बात यह रही कि भारतीय मिशन ने सुमी से विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया है। इससे पहले एक स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से 200 भारतीय छात्रों को रोमानिया के सुवेसा से लेकर दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की से कई दफा बातचीत कर युद्ध को रोकने की अपील कर चुके हैं। पीएम की पहली प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा है, लेकिन बार बार भारतीयों को बंधक बनाने की खबरें उन परिवारों की चिंता बढ़ा सकती हैं जिनके लोग और बच्चे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन है जो भारत के कंधों पर बंदूक रखकर अपने दुश्मन पर निशाना साध रहा है। कौन है जो भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आखिर किसकी है वो खौफनाक फील्ड जहां से भारतीयों को मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को रूस निर्मित लड़ाकू विमान नहीं देगा अमेरिका। अमेरिका ने पोलैंड के प्रस्ताव को ठुकराया। पोलैंड ने अमेरिका से यूक्रेन को विमान देने की मांग की थी। यूक्रेन को अमेरिका ने पोलैंड के प्रस्ताव को ठुकराया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पोलैंड ने अमेरिका से यूक्रेन को विमान देने की मांग की थी। यूक्रेन को रूस निर्मित लड़ाकू विमान नहीं देगा अमेरिका। लगातार हथियारों के रूप में मदद भेज रहा है यूक्रेन को अमेरिका। अमेरिका ने यह भी कहा कि बेशक अपनी हम सेना हम ना भेजें, लेकिन आर्थिक मदद यूक्रेन की हम करेंगे। और खुलकर अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। लगातार प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं रूस पर अमेरिका की तरफ से। बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन चाहे कुछ भी कर लें, यूक्रेन वो जीतने वाले नहीं है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, कोका कोला ने रूस में सस्पेंड किया अपना कारोबार। यूक्रेन के समर्थन में कोका कोला ने रूस में बंद किया कारोबार। दुख झेल रहे यूक्रेन के लोगों के साथ है हमारा दिल कोका कोला। कोका कोला ने भी कारोबार समेट लिया है, पेप्सिको ने भी समेट लिया है, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये तमाम कंपनियां अपने कारोबार को अब समेट रही हैं रूस से। लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। ऐसे में करेगा क्या अब रूस अब, क्योंकि इस तरह से प्रतिबंधों का लगना अब चिंतित तो है ऐसे में रूस, लेकिन वो दिखा नहीं रहा ना तो बता रहा। रूस का यह भी कहना कि इन प्रतिबंधों से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 14वां दिन है। रूस घातक हथियारों के जरिए युद्ध को जीतने की हर एक कोशिश कर रहा है। रूस के ये हथियार यूक्रेन में महाविनाश की पटकथा
लिख रहे हैं, जो बम बारूद के दम पर तबाही की नई गाथा लिख रहे हैं। रूस पर कुछ प्रतिबंधित बमों के इस्तेमाल का आरोप भी लग रहा है। रूस पर युद्ध अपराध के आरोप में लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए इस धमाके की गूंज से पूरी दुनिया दहल गई। जोरदार धमाका हुआ और पूरा का पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। धमाके की गूंज ऐसी जैसा कि कोई बादल आसमान में फट गया हो। रसिया यूक्रेन में घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पूरा इलाका शोलों में तब्दील हो जा रहा है। रूस यूक्रेन में T-90 और T-70 जैसे टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन के टैंक खासी चर्चा में हैं। मारक क्षमता के मामले में ये टैंक दुनिया में अव्वल बताया जाता है। मात्र एक खुराक में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शनिवार को लड़ाई का 10वां दिन यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के टैंकों ने भयानक तबाही मचाई। वहां स्थित दर्जन भर एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस युद्ध में घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आग बरसा रहे हैं। रूस जेवलिन से तबाही लिख रहा है। जेवलिन की मदद से छोड़ी गई मिसाइल हवा में 490 फीट दूर जा सकती है। इससे दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। रूस पर युद्ध में क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर आरोप लगाया कि रूस जिनेवा कन्वेंशन की तरफ से प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी शहरों पर क्लस्टर बम बरसाए हैं। क्लस्टर म्यूनिशन वो हथियार है जो एक बड़े क्षेत्र में बेहिसाब लोगों को घायल करने या मारने के लिए रनवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइनों जैसे वाहनों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस क्लस्टर बम के अलावा वैक्यूम वेपन का भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस पहले भी कई जंगों में इस वैक्यूम वेपन का इस्तेमाल कर चुका है और अब यूक्रेन में भी उसने इस वैक्यूम बम के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि वैक्यूम बम यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि वहां इंसानियत के वजूद के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक बड़ी खबर आ रही है, तेल और गैस की बढ़ती कीमत के लिए रूस अब जिम्मेदार है, अमेरिका का कहना है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते। रूस, यूक्रेन और रूस पर युद्ध जो लगातार जारी है, तेल की कीमतों में लगातार इजाफा है, गैस की कीमतों में भी, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम अब कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ रूस की वजह से हो रहा है। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तेल और गैस की बढ़ती कीमत के लिए रूस अब जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं बाइडेन। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। यूक्रेन पर रूस का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा, और इस बीच ये कहा जा रहा है कि पुतिन के दिमाग में युद्ध को लेकर कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। पुतिन यूक्रेन के उस तलस्मी खजाने को हासिल करना चाहते हैं जिस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आखिर यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा छिपा हुआ खजाना है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन यूक्रेन पर महाविनाशक मिसाइल दाग रहे हैं? रिपोर्ट आप देखिए। क्या तिलस्मी खजाने की वजह से यूक्रेन पर रूस दाग रहा है एक के बाद एक मिसाइल?
क्या तिलस्मी खजाने से बर्बाद हो रहा है यूक्रेन? क्या यूक्रेन का कीमती खजाना है पूरे फसाद की जड़? 24 फरवरी से यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। आसमान से गिरती रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों को ताबूत बना दिया। यहां तक कि यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी जबरदस्त बमबारी कर रूस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और परमाणु प्लांट पर अटैक करके पुतिन दुनिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, भले ही दुनिया को परमाणु के महाविनाश का सामना क्यों न करना पड़े। यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले को लेकर कई वजह सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने यूक्रेन को निशाना बनाया। कोई कह रहा है नाटो देशों के खतरे से बचने के लिए पुतिन यूक्रेन पर बम बरसाकर उसे नाटो से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले की असली वजह कुछ और ही सामने आ रही है। दरअसल धरती के जिस टुकड़े पर इन दिनों रूसी हमले से कोहरा मचा हुआ है, उसके नीचे 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। बताया जा रहा है कि ये ऐसा विशाल और कीमती खनिज है जो यूक्रेन में ही पड़ा है, जबकि ये इतना उपयोगी है कि स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की नई कहानी लिख सकता है। और मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में छुपे तिलस्मी खजाने की वजह से ही रूस और अमेरिका जैसे दो सुपर पावर के बीच घमासान छिड़ा हुआ है और उसमें बलि का बकरा बनकर यूक्रेन हलाल हो रहा है। दरअसल यूक्रेन में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लिथियम मिनरल का विशाल भंडार छुपा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में लिथियम ऑक्साइड 5 लाख टन से भी ज्यादा मौजूद है। यूक्रेन में लिथियम रिजर्व के साथ कॉपर, कोबाल्ट और निकेल के भी भंडार हैं। यूक्रेन के अलावा लिथियम खनिज का भंडार चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया और ऑस्ट्रेलिया में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसका उचित तरीके से दोहन किया जाए तो यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़े लिथियम रिजर्व वाले देशों में एक हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुतिन छुपे हुए लिथियम की वजह से कीव और खार्किव और ज़पोरिज़िया पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं, क्योंकि 21वीं सदी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेस्ड होने वाली है। इसमें लिथियम का सबसे बड़ा रोल होने वाला है और लिथियम का विशाल भंडार यूक्रेन के पास है। लिथियम लकड़ी से भी हल्का होता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों में किया जाता है। लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। लिथियम बैटरी का इस्तेमाल फोन और लैपटॉप में भी होता है। बेहद उपयोगी होने की वजह से एक साल में लिथियम के दाम 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इसी वजह से सिर्फ रूस और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की नजरें यूक्रेन में छुपे लिथियम के इस खजाने पर है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण ऐसे समय किया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश को क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के आखिर में यूक्रेन ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में अहम भूमिका निभाने वाले प्राकृतिक संसाधनों लिथियम रिजर्व, कॉपर, कोबाल्ट और निकेल को लेकर बड़ा फैसला लिया था। यूक्रेन ने भंडारण के एक्सप्लोरेशन
को लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद चीन और ऑस्ट्रेलिया के निवेशक लाइन में खड़े हो गए। तो सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के सबसे करीब रूस को ये मंजूर नहीं कि यूक्रेन के लिथियम खजाने पर कोई और देश कब्जा करे, या फिर अमेरिका यूक्रेन के लिथियम खजाने को हासिल कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसी वजह से रूस बमों की बारिश कर यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर बात। मार्क रूटे से यूक्रेन के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने की नीदरलैंड के पीएम से बात। मार्क रूटे से यूक्रेन की मौजूदा हालात पर चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हालात हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अन्य देशों के भी राष्ट्रपतियों से और प्रधानमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि कैसे इन हालातों पर काबू पाया जा सके और कैसे दोनों देशों के बीच ये लड़ाई खत्म हो।